मनीष यहाँ वीडियो पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपको मैं ये बताऊं, डेटा वाइज बीटी कॉटन इंडिया में ऑफिशियली 2002 में अप्रूव हुआ था। महाराष्ट्र का एनुअल एवरेज नंबर ऑफ सुसाइड्स 1997 to 2002 इस बीच में एवरेज एनुअल नंबर ऑफ सुसाइड्स एज पर द नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स 2,833. This used to be the annual rate for 10 lakh farmers. Sorry, per 1 lakh farmers. और 2003 to 8 के period में the annual average number of suicides went up to 4,067. After having said that, we'll just watch that. ये मराठी में आएगा और संजय भगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा हिंदी में उनका ट्रांसलेट करने के लिए। मैं अशोक राव जी माटे को बुलाऊंगी, हिंगनवाड़ी से है, वाशिम डिस्ट्रिक्ट से। वो बताएंगे उनके जानवरों को क्या हुआ और उनके मिट्टी को क्या हुआ बीटी कपास उगाने के बाद। मते मैं गांव हिंगनवाड़ी का रहने वाला हूं। तालुका कारंजा में आता है, जिला वाशिम। मैं बीटी कॉटन के बारे में ये बताऊंगा कि बीटी कॉटन से लोग बोलते हैं कि कुछ कल हमने सुना, परसों भी हम नागपुर में थोड़ा गए थे तो वहां पे भी सुना कि बीटी कॉटन से कुछ होता नहीं है, साइड इफेक्ट होता नहीं है, जानवर मरते नहीं है। लेकिन मेरा खुद का अनुभव यह है कि मेरे खुद की भैंस बीटी कॉटन की जो भूंडी आती है वो भूंडी की वजह से मर गई है। मैंने उसको इस तरीके से खिलाया कि वो मेरे पास 2 भैंस थी, वो 2 भैंस में से एक भैंस दूध देने वाली थी, एक भैंस दूध नहीं देने वाली थी। तो जो भैंस दूध देने वाली थी वो भैंस को हम उसको 2 टाइम 2 किलो के हिसाब से दिन में 4 किलो तक के बूंदी हम उसको खिलाते थे और उसका दूध निकालते थे। वो बूंदी इसलिए खिलाते हैं कि भैंस को अगर सरकी खिलाया जाए यानी कि कपास का बीज खिलाया जाए तो उसमें घी का प्रमाण थोड़ा ज्यादा होता है और उस हेतु हमने वो बूंदी उसको खिलाया करते थे। ऐसा करके हमने 8-10 दिन तक के उसको बूंदी लगातार खिलाया। उसके बाद में वो भैंस बीमार पड़ गई। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने जांच किया, फिर भी वो भैंस रही नहीं। वो 2-4-5 दिन के बाद बीमार पड़ के मर गई। फिर डॉक्टर का कहना यह है कि उसको खाने में कुछ विष बाधा हो गया है, खाने में कुछ आ गया है। और हम वो भैंस को खुद घर में रखते थे, उसको बाहर नहीं छोड़ते थे। फिर उसमें खाने में कुछ आने का कोई मतलब नहीं था, मतलब यही था कि हमने उसको वो बूंदी खिलाई थी। और इसके पहले भी हम जैसे देशी जो कपास है 468 है, AK7 है और नांदेड़ है, इसकी भी हम बूंदी पहले खिलाते थे और खिलाते आए हुए हैं। लेकिन उसका कोई आज तक के असर नहीं हुआ। लेकिन जब हमने वो बीटी कॉटन की बूंदी खिलाई उस वजह से 100% हम ऐसा बोलते हैं कि उससे वो भैंस मर गई। दूसरी बात ऐसी है कि हमारे बगल में जो बीटी कॉटन का जो खेत होता है उसके पश्चिम से अगर वो होएगा, पूर्व में हमारे पश्चिम से पूर्व तक हवा चलती है, वो हवा जहां तक के वो खेती के जो 5-6 खेत है वो 5-6 खेतों में उसका डिफेंस होता है, यानी कि उसका परिणाम होता है। वो 5-6 खेती का हमारा जो देशी कॉटन है वो देशी कॉटन पर असर हो जाता है, वो देशी कॉटन पकता नहीं है। दूसरा, हमारे गांव में मेरे बाजू में जो बीटी कॉटन के कुछ लोगों ने बीटी कॉटन लगाया है, उनको पहले साल में 5-6 क्विंटल का 10 क्विंटल तक का एवरेज गया है पहले। बाद में ये साल में सिर्फ 1 एकड़ में 50 किलो का एवरेज बैठा है। उनको हमने पूछा है, हम बैठते हैं रोज शाम में खेत में से आकर के, जब हम गांव में शाम के टाइम में बैठते हैं तो सब एक आपस में बातचीत करते हैं, अपना अपना तजुर्बा बताते हैं। तो किसको 50 किलो मिनिमम, किसको 1 क्विंटल तक का एवरेज हुआ है। और AK7 जैसी पराठी है, देशी वाहन है, और देशी वाहन का
भी 7 से 8 क्विंटल तक हमको इरिगेशन में 1 क्विंटल में 1 एकड़ में 7 से 8 क्विंटल तक का कपास होता है। और जब जिसके पास सिंचन नहीं होता है उसको कम से कम 4-5 क्विंटल तो फिर नक्की होता ही है। तो फिर ये क्यों हम देशी कॉटन लगाए, और देशी कॉटन लगाने से अपने बीटी कॉटन लगाए। बीटी कॉटन से आजू बाजू के खेत में परिणाम हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। और हमारा फिर रहा बैगन का सवाल। मेरे पास सिंचन है, मेरे पास 5 एकड़ खेती है और 5 एकड़ खेती में मैं भाजीपाला लगाता हूँ। तो भाजीपाले का तजुर्बा मैं थोड़ा बताऊंगा कि मैं एक ऑर्गेनिक काश्तकार हूँ, मैं सेंद्रीय खेती करता हूँ। मैं पहले मुंबई में रहता था, मुंबई रहने के बाद में 1994 से मैं खेती करने में आया हूँ। और मेरा खेती करने का तजुर्बा यह है कि कम खर्चा में ज्यादा उत्पन्न कैसा मिलेगा, ये पहले से मैं कोशिश करते आ रहा हूँ। तो उसमें मैं गावरान, जो हम गावरानी बोलते हैं उसको, देशी वाहन है, जो देशी वाहन हम लगाता है। कभी भी हम बाहर का वाहन लाके लगाते नहीं है। और जो देशी वाहन का भाजीपाला मेरे पास होता है, जैसे कि बैगन है, कोथिंबीर रहने के संभार है, संभार का सुगंध आता है तो हम 10 से 8 फुट तक के उसका सुगंध चलता है। और अब वो हाइब्रिड संभार आ गया है, जैसा घास भी अच्छा लगता है उससे, तो वो तुम्हारे मार्केट में वो हाइब्रिड संभार आता है, यानी कोथिंबीर आता है। और जब हम बाजार में, छोटे छोटे बाजार होते हैं, वो बाजार में हम जाते हैं हमारा सब्जी लेके, तब सब लोग, हमारे गांव के भी लोग, सिटी के तो लोग छोड़ो ही छोड़ो, लेकिन हमारे गांव के लोग गावरानी करके, ये गावरान है, ये वजह से लेके हमारा भाजीपाला बहुत जल्द बिक जाता है। क्यों कि लोगों को आज टेस्ट चाहिए, गावरान चाहिए, शुद्ध चाहिए। और ये बीटी में है क्या, हमारे पास अभी भी बैगन के बहुत सारे बीज है, हमारा बीज कोई लेता नहीं है। हमारे पास, हमको कोई बोलेगा ढेर सारा बीज दो, हम ढेर सारा बीज देते हैं और फोकट में देते हैं। बैगन का तजुर्बा बताता हूं, मैंने 1 साल 2 साल के पहले बैगन लगाए, ज्यादा बैगन लगाए। तो हमको मार्केट है, अमरावती मार्केट है। हमारे गांव से हमारे अमरावती मार्केट में जाने के लिए हमको कम से कम 100 रुपए का खर्चा आता है, टिकट का लेके, लगेज अलग। तो अमरावती मार्केट में हम 15 कट्टे लेके गया था, तो 1 कट्टे में कम से कम 30-35 किलो बैगन बैठते हैं। ऐसे 15 कट्टे मैं अमरावती मार्केट में लेके गया। वहां पे वो बैगन को कोई पूछा नहीं, लिया नहीं, किसी ने खरीदा नहीं है। इतना बैगन वहां अमरावती मार्केट में था। तो वहां से उठाया हमने, और बडनेरा नजदीक पड़ता है, बडनेरा उस दिन सोमवार था, बडनेर का बाजार था, यहाँ नहीं बिके भाई तो वहां लेके जाएंगे। तो वहां से उठा के बडनेरा मार्केट में लेके गए। तो बडनेरा मार्केट में लेके जाने के बाद वहां भी उसको कुछ किसी ने पूछा नहीं है। तो उसमें एक गया वाला बेचारा आ गया, वो बोला ये बैगन तो बहुत दिख रहा है। उसको मालूम था, वो वहां का पड़ोस का रहने वाला था, उसको मालूम है कि अभी ये बैगन बिकते नहीं है, तो अभी मुझे मेरे गया के लिए सस्ते भाव में मिल जाएंगे। तो उसने मेरे 1 कट्टे के लिए 6 रुपया कट्टे से उसने मेरे वो 15 कट्टे बैगन लिए है। यानी मेरे को वो 75 रुपया खर्चा, 75 रुपए का आमदनी हुआ है, और कम से कम 200 रुपए का खर्चा हुआ है। तो फिर ये बैगन आने के बाद में, बीटी बैगन आने के बाद में, इसका तो ढेर सारा उत्पन्न है बोलते। तो फिर वो बैगन हम कहाँ लेके जाए? कोई गवर्नमेंट खरीद कर सकता है इसको? हमको हमें भाव मिलेगा? गवर्नमेंट की खरीदी होनी चाहिए, फिर हम बैगन लगाओ, हम तुम्हारा जितना भी ढेर सारा है उतना हम खरीद देंगे और तुमको हमें भाव देंगे, हमारे गोदाम में लेके जाएंगे। तो कपास खिलाने से फिर हमको जानवर को डालना पड़ेगा। अगर कपास खिलाने से अगर जानवर की ये हालत हो रही, तो कल बैगन खाने से वो जानवर की क्या हालत होगी? थैंक यू अशोक राव जी। 1 मिनट, कुछ पूछना है अशोक राव जी? धन्यवाद। कीड़े से खराब बैगन कितना निकलता है? कुछ नहीं निकलता है कीड़े से खराब, कुछ नहीं बोले तो उसने 1 कट्टे में कम से कम किलो भर, एक आधा किलो। उसके लिए आप क्या करते? ज्यादा नुकसान तो नहीं होता? ज्यादा नुकसान नहीं होता, नेचुरली भी निकल जाते, वो अलग निकाल लेते। उसमें 1 कट्टे में क्या एक आधा किलो निकलते होंगे, 1 कट्टे में 1 किलो निकलता है। हाँ, धन्यवाद। वो स्किन एलर्जीज के बारे में बताना चाहते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस हुआ बीटी कॉटन के खेतों में काम करते वक्त? धन्यवाद।
मेरा नाम अंबादास केशवराव वसूल, मुक्काम पोस्ट अनवी मिर्जापुर, तालुका जिला अकोला। यहाँ मेरी 3 एकड़ खेती है। एक खेती में के बाजू मैंने आज तक का बिट्टी लगाई नहीं। खुद में ये चाहूंगा बिट्टी क्यों नहीं लगाया। खेती कम होने से और बीज महंगा होने से मैंने लगाई नहीं। इसलिए मेरे बाजू में जो है, क्योंकि ये 3 एकड़ खेती बोले तो मजदूर में गलती है। मजदूरी काम करना है, मजदूरी भी करना है, खेती भी करना है। जब खेती में काम करते हैं तो खेती में काम करते करते दम आता है। दम आने के बाद आदमी बैठता है। जब ये जो पारंपरिक बयाना है उसमें दम आने के बाद भी वहां बैठा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन जो बीटी कॉटन की खेती है, वो खेती में जो भी काम करता है, वो काम करने से जो बीटी पर अपने कपास पे जो बुर्सियां आती है, ये उड़ती है। उससे क्या होता है कि अपने शरीर में श्वास लेते हैं, बोलते चलते हैं, उसमें से अपने शरीर में जाता है। शरीर में जाने के बाद उसमें अलग अलग ढंग से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कैसे खांसी, खांसते उसके जो कुछ बैठ के आते हैं उसमें से खून भी आता है। क्योंकि मेरे सामने मेरे आज बाजू में रहने वाली जो महिलाएं थी, वो महिलाएं खेत में हमेशा काम करते थे। वो काम करते करते वो खेती में जब उसकी भुर्सियां आती है, जब लालिया आता है, वो क्या होता है, हवा से जो उसकी भुर्सियां आती है वो शरीर में जाने के बाद उसके खून आता है। उसके बाद में जिसको कभी खुजली है, जिसको कभी जख्म है, और जख्म के कभी उसका क्या बोलते हैं, उसको एलर्जी जो पाउडर बैठती है उससे खुजली होती है। और खुजली होने के बाद वो खुजली ऐसी होती है कि जो अपने को मिट्टी में मिलाने के बाद ही बैठ जाती है। कोई डॉक्टर के पास नहीं बैठते। क्योंकि इसलिए हर जगह पे देखा, मैं 3 जगहों से जाके देखा है। हमारे देहात में बाजू में बोरगांव है। बोरगांव की मैं 2 महिला है। खेती में काम करते करते एक दिन मैं वैसा घूमते चले गया और वहां देखा, अरे खुदरे लगा रहे थे। और खुदरे लगाते लगाते उसको एक जगह को फोड़ा था। फोड़ा कुछ अपने कपासी है उसकी, जब क्या बोलते हैं, डांग जो है ना, उसको फांदी है, उसको चमड़ी में घुस गया। और घुसने के बाद उसको उसकी एलर्जी हो गई। और एलर्जी का ऐसा परिणाम होगा कि पूरा हाथ जो है, वो पूरा हाथ वो 5 उंगलियां तक फुल सूझा। और सूझने के बाद उसकी चमड़ी डॉक्टर ने निकाल लिया तो उसको खुद इतना छेद गिर गया। छेद गिरने के बाद ऐसे हवाल गई कि उससे क्या हो गया, कैंसर हो गया, क्या हो गया। डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर बोल रहे थे हाँ बैठ जाएगा बैठ जाएगा बैठ जाएगा, मगर वो बैठ गई नहीं। आखिर वो खलास हो गई और नहीं बैठी। ऐसे अलग अलग तरह से, अलग अलग इस जिस्म से अपने को बीमारियां हो रही है। और बीमारी एक नहीं है, त्वचा की बीमारी है। आपको इसका एक्सपीरियंस है? पता तो क्यों नहीं। मैं जो जिसको इसमें ले गया, दवाखाने में ले गया, मेरे साथ ही मेरे बाजू में रहने वाली महिलाएं थी। और उसको जब दवाखाने में ले गया, दवाखाने में लेके जाने के बाद डॉक्टर ने पूछा तो डॉक्टर बोले नहीं बैठने वाली है, एक्सपीरियंस है ये। कि वहां जाने के बाद ऐसा भी नहीं बोले कि ये बैठ जाती है, सिर्फ ऐसा कहते थे डॉक्टर मन की शांति, ये शांति है वो शांति दिला देते, मगर उसका कुछ ही नहीं होता है। तो क्या करो, ऐसी इतनी खतरनाक है कि महिलाओं के जब इसमें हमारी जो महिलाएं हैं वो महिलाएं वो पराठी लाती है और चूल्हे में जलाती है, उसको फूं फूं करते हैं, उसका जो धुआं जाता है उससे स्तन के कैंसर हो रहे हैं। और दूसरी बात ये अपना क्या बोलते हैं उसको, महिला के जो गर्भ पिष्ठ है उसमें भी बहुत तफावत है। अभी मेरे घर में जो मेरी छोटी बहू है, बोली तो हमारे भाई की घर वाले अभी अकोले के तुकाराम हॉस्पिटल में अभी भी काम ये है, ये कर रहे कि उसके स्लॉट ले रहे हैं कि क्योंकि वो कैंसर हो गया उसको। ये कैंसर कैसे हो गया? पहले कैंसर नहीं थे, पहले सुदृढ़ अनाज था। जब जो कि अपना पारंपरिक बीज था, अनाज था, जब पहले 6 फुट अपना अनाज और धाना जल जाता था, उसको कनिस गिरता था, और भी कनिस ऐसा गिरता था कि ऐसा बाजू में ऐसा गिरता है। गिरने के बाद उसमें बहुत
तरीके से उसको चंडू के जैसा भरी हुआ आता था और उसमें ताकत थी। और खाने के बाद दिन भर आदमी वैसा रहता था। मगर आज का जो हाइब्रिड है तो ऐसा ही खड़ा है। अरे खड़ा होने के बाद आज के बच्चे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो कि पहले बुजुर्ग लोग थे एक में के मान मर्यादा में रहते थे, तो आज के जमाने में छोटे छोटे बच्चे हैं तो बुढ़ापे को बोलते हैं क्यों वे क्या है रे, उनकी जो कुर्बदारी है क्यों ये वो ऐसे है कि क्या उसकी मानुष की और उनकी मानुष की छोड़ दिए वाली है। इसलिए जो कि हमारे जो त्वचा पे रोग हो रहे हैं वो अलग अलग ढंग से हो रहे हैं। लाल त्वचा हो रही है, खुजली आ रही है, 100% खुजली है, चेहरा लाल हो रहा है और चेहरे पे खुजली आने के बाद आंखों की रोशनी कम हो रही है। पहले जूने अभी बैठे हैं उनको चश्मा नहीं है, आज हमसे 100 साल के हैं तो उनको भी चश्मा नहीं है। आज देखो तो 10 साल के बाद तो चश्मा आ रहा है, लग रहा है। इसलिए धन्यवाद जो आपको मेरे को जो 2 शब्द बोलने के अपने अनुभूति दी है मैंने आपने सुनाई और ठीक है बताइए क्यों ऐसा जानते हैं कि आज तक का ऐसी बीमारी होने के बाद भी जो भी उसका इलाज करते हैं उसको मलहम पट्टी लगाते हैं तो बैठ जाता है, मगर ये अभी बैठ रहा नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि जो एलर्जी है, जो फुंसी है, जो कॉटन पर की जो फुंसी है लाल आती है, आपने क्या बोलते उसको लालिया है, जब बीमारी आती है ना उसका जो फंगस है वो फंगस बैठने से होता है। से जुड़ाते हैं या कुछ और कहते? नहीं और कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ बीमारी आने वाली है लग गया तो पहले लोग उसको के अपना डॉक्टर भी कहते हैं कि ये बीपी ठीक है बरोबर है। डॉक्टर हमारे यहाँ बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर ने खुद बताया वो भी खेती करने वाले हैं कि ये पिट्टी से ही हुआ है करके, तो कहते हैं कि बीपी को छोड़ दो मतलब बरोबर है। काम करना छोड़ो, मगर काम करना कैसे छोड़े? ए देखो मजदूरी जो काम करते हैं ना तो उनको दोनों भी खेती में जाना है, वो छोड़ दो। किसानों को बोलते हैं छोड़ दो, लगाना छोड़ दो, मगर क्या करें? नहीं मगर डॉक्टर कहते हैं बीटी लगाना छोड़ दो या नहीं? छोड़ दो। डॉक्टर कहते हैं कि बीटी लगाना छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ठीक है धन्यवाद। सुभाष गायकवाड़ जी और संजय भगत जी थोड़ा 4 मिनट। एक मिनट मैडम, वो तो कॉटन जो गाजर घास है भारतीय, इट हैज बीन प्रूव्ड दैट द पोलन एलर्जी is a serious and it has been medically and all clinical tests have given this one and they are now systematically treating it also clinically. It's a pollen transfer and it's a very hazardous allergy there in the Parthenium grass. कांग्रेस घास की बात हो रही है। So this is proved. This is medically, clinically, this has been in all medical journals, national, international journals also. And it has proved that yes, it contains allergen. They have identified the allergen also, and they are treating it on the basis of the pollen energy. And you will find all cases are black. And it is the allergy. Allergy can be by thousands of it. Pollen allergy by Parthenium has been. Now this is to be brought into record. इसके बाद एक और प्रेजेंटेशन है जो एक प्रिलिमिनरी एपिडेमियोलॉजी के बेसिस पे किया गया है। निमाड जी पहले है और उसके बाद संजय भगत जी। औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद बिहार में भी है। 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में कहना पड़ेगा, थोड़ा नजदीक। ऑनरेबल डायस एंड फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं 1947 में भारत आजाद हुआ। कॉटन के बारे में क्योंकि मैं अल्टरनेटिव देना चाहता हूँ, कुछ अल्टरनेटिव बात रखना चाहता हूँ एज पर दी ऑनरेबल डायस। 2 मिनट में, क्योंकि आज हमने ये प्लान किया था बीटी कॉटन के बारे में, क्योंकि कल बहुत बात हुई थी। कल दिन भर लोग कहते गए थे कि अल्टरनेटिव्स क्या है। तो 2 क्या है? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, खेती से मेरा कोई संबंध नहीं है,
लेकिन कुछ जानकारी मैं रखता हूं। मेरा अल्टरनेटिव ये है बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल के बारे में। क्या हम एक एक आइटम लेकर लड़ते रहेंगे? क्या हम ब्रिंजल को लेकर लड़ेंगे? क्या हम भिंडी को लेकर लड़ेंगे? क्या हम टमाटर को लेकर लड़ेंगे? जरूर लड़ेंगे, लेकिन हमारी ऊर्जा बहुत बड़ी तादाद में उसमें नष्ट होगी, टाइम नष्ट होगा और ऐसी बहुत सारे हमारे ऊपर आने वाली जो दिक्कतें हैं, तो ऐसे इसमें हमारी एनर्जी नष्ट होगी। इसीलिए मैं एक अल्टरनेटिव ज्यूरिज के सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि हमारे देश में 3 सेनाएं हैं, भूमि सेना, नौसेना और वायुसेना। मैं ये चाहता हूं कि इस देश में 4थी सेना भी होनी चाहिए और वो होनी चाहिए भूमि सेना, जमीन सेना। हमारे देश में 14 करोड़ एकड़ जमीन आज भी नॉन कल्टीवेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम क्या ये सूचित करेंगे कि ये 14 करोड़ एकड़ जमीन जो नॉन कल्टीवेटेड है, आप भूमि सेना के तहत इसको कल्टीवेशन में लाया जाए और कंप्लीटली जो होम सीड है वही उसके ऊपर सॉइल किया जाए। दूसरी बात, जैसा हम मिलिट्री में ये तीनों भी सेनाओं में जैसा बॉन्ड करके लेते हैं 15 साल का, 20 साल का, 18 साल का, वैसा ही ये 4थी सेना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्थापन करेगी, उसके अंदर ग्राम स्तर का हमारा एक किसान भाई से लेकर बीएससी एग्री, एमएससी एग्री, पीएचडी तक का हमारा एक नौजवान साथी इसके अंदर भरा जाए, उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ताकि दूसरा भी हमारा क्वेश्चन जो है देश के सामने का अनएम्प्लॉयमेंट का, वो भी प्रॉब्लम इसमें से हल हो जाएगा। और इससे जुड़ी हुई बात एक और भी है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कंपल्शन भी करना चाहिए कि जिसके पास 50 एकड़ खेती है या 100 एकड़ खेती है, उसको ये कंपल्शन किया जाए कि उसने 1 एकड़ में तूर की दाल लगानी चाहिए, 2 एकड़ में वेजिटेबल्स लगाने चाहिए जो होम सीड से बने हुए हैं। अदरवाइज उसको कोई सब्सिडी या उसको कोई ग्रांट कोई शासन के तरफ से नहीं मिलेगा। एक और चीज इससे जोड़ के मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बड़े खेतीहर लोग हैं जिनके पास 100 एकड़ से लेकर आगे तक की जमीन है, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। वो ये है क्योंकि खेती सिर्फ पैसों से नहीं होती, खेती सिर्फ पानी से नहीं होती और खेती सिर्फ दिमाग से भी नहीं होती। इसके साथ साथ खेती के लिए हवा भी लगती है और खेती के लिए सन की ऊर्जा भी लगती है। ये एयर के ऊपर और सनलाइट के ऊपर भी टैक्स लगाया जाए और उनको ये कंपल्शन किया जाए कि होम सीड का प्रयोग अपने खेती के अंदर आपने करना चाहिए। सॉरी, कुछ पूछना है? धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सुभाष। संजय भगत जी 2 मिनट में। संजय भगत जी वाशिम जिले से है। संजय भगत, कारंजा लाड तालुका, जिल्हा वाशिम। मी 1996 पासून शाश्वत शेती नावाची शेती करतो, युवा रुरल संस्थेशी जुटला आहोत। मध्यंतरी काही भावांनी म्हटलं, मी थोडंसं आधी माझं मत ठेवण्याच्या आधी मी थोडीशी प्रास्ताविक याच्यासाठी करून राहिलो की सगळ्यांना माहित व्हावं म्हणून। आप हिंदी में बात कर सकते हैं ना? कर दीजिए। ठीक है, ठीक। तो कोई मिक्स आएंगी तो माफ करना, हिंदी या मराठी। हमारे ऊपर दया कीजिए। ठीक। मैं संजय भगत, कारंजा लाड तालुका वाशिम जिले से हूँ और 1996 से शाश्वत खेती करके एक प्रोजेक्ट है युवा रूरल का, वहीं पे वाशिम का प्रमुख करके काम करता हूँ। और जो कुछ भी किसानों के साथ मैंने अभी तक के काम किया है
मैं खुद तो बीटी कॉटन लगाता नहीं हूं, मैं पूरे गावरान बीज लगाता हूं। अभी भी मेरे पास मेरे को जितने लगते हैं उतना बीज मेरे पास मौजूद है। बीटी कॉटन के बारे में मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि जब से बीटी कॉटन आई है तो इससे पहले हम वही कपास में, मान लो कि 1 एकड़ में हम कपास लगाते थे, उसमें ही बीच में मूंग डालते थे, उसमें ही बीच में तुअर डालते थे, उसमें ही बीच में ज्वार डालते थे। तो ऐसा कुल मिला के जो उत्पादन था वो हमें किसान को ज्यादा मिलता था, वो भी कम खर्चे में मिलता था, कम पानी में मिलता था। तो बीटी कॉटन आने के बाद में वो 1 एकड़ में खाली कपास रह गई है, उसमें की तुअर निकल गई है, उसमें का मूंग निकल गया है, उसमें की ज्वार निकल गई है। इस वजह से जो कुछ भी मुनाफा मिलने वाला था वो कम मिल रहा है और पर्यावरण के हिसाब से या वातावरण के हिसाब से जो पकना है वो खुद बनाता है। ये साल में कपास पकाना है या तुअर पकाना है या ज्वार पकाना है, खाली कॉटन पकाना है, ऐसा पर्यावरण या निसर्ग हमें नहीं बता सकता है। इसलिए हमारे जो 1 एकड़ में 4-5 पीक हम लगाते थे तो उसमें से कोई ना कोई हमको पकता था। फांसी का फंदा लेने का वक्त हमारे पर नहीं आता था उस टाइम में, जिस टाइम में हम बीटी कॉटन नहीं बोते थे। तो इससे दूसरा भी ऐसा फायदा होता था कि अभी अगर देखा जाए तो उसमें की दाल वर्गीय जो कुछ भी पीके है वो पूरी निकल गई है, इसलिए दालों का भी भाव बढ़ गया है। उत्पादन जो आ रहा है वो भी कम आ रहा है, क्योंकि उसमें से जो पर्यावरण के हिसाब से बाकी के लोगों का जो कहना है, क्या बीटी कॉटन में, बाकी के लोगों का बोले तो कंपनियों ने ऐसा कहा है क्या बीटी कॉटन में दूसरा कुछ भी नहीं चलेगा, इसलिए लगाते होंगे नहीं लगाते होंगे वो मेरे को मालूम नहीं है। कुछ मेरे भाइयों ने ऐसा बताया है क्या किसान का राजकीय या संस्थाएं वापर कर रही है, तो माफ कीजिएगा, मैं 10 साल से खेड़ों में घूम रहा हूं, किसान को बीटी कॉटन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। नाना पाटेकर ने बताया करके मैंने लगाया, ऐसा बहुत सारे किसानों का मामला है। बहुत सारे किसान ऐसे बताते हैं। बेसिलियस थुरिंजियस नाम मुझे भी मालूम नहीं था, जबकि मुझे संस्था ने बताया कि बेसिलियस थुरिंजियस ऐसा ऐसा होता है, ऐसा जीन निकालते हैं और ऐसा कपास में डालते हैं, करके मेरे को मालूम हो गया और करके मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, बहुत सारे किसानों को भी बता रहा हूं। ये तो बीटी कॉटन की बात हो गई है। खाली किसान को ये भी मालूम नहीं है, हमारे जो पीकेवी के निम्बाड़कर साहब थे वो अभी भी हाजिर है यहाँ पे। खाली हमारे किसान को ये भी मालूम नहीं है क्या निम्बाड़कर साहब ने ऐसा बोल दिया है कि तुम्हारे 1 एकड़ को इतना नत्र होना, हमारे किसान के पास में माप नहीं है। वो 1 बोरा उठाता है 1 एकड़ में डाल देता है, चाहे वो 25% मिले या 50% मिले। अगर ये खाद मालूम नहीं है तो बीटी कॉटन का क्या मालूम होगा। ये संस्थाएं अगर नहीं आती थी तो कम से कम मैं तो ऐसा कहता हूं, कहा 98 लोगों को बेसिलियस थुरिंजियस क्या है ये मालूम नहीं था। ये खाली 2% को मालूम रहता होगा था, बाकी लोगों को मालूम नहीं रहता था। और मालूम नहीं रहने के कारण खेडूत में जो लोग रहते हैं किसान, उनको भी मालूम नहीं होता था। तो किसी ने भी बोला था 27 तारीख को जनसुनवाई में कि संस्था हमारी तीसरी आंख है, आपने बोला था। तो ये हमारी तीसरी आंख है किसानों को ये सब सारे मालूमात देने के लिए। धन्यवाद, मैं इतने बोला। एक मिनट, संजय जी से कुछ धन्यवाद संजय जी। अभी हम चाय के लिए बाहर जाएंगे, प्लीज वहाँ चाय कप में भर के अंदर लेके आइएगा। अनफॉर्चुनेटली वो डिस्पोजेबल फॉर्म में ही अंदर ला सकते हैं, मगर आप लेके आइएगा और ये सत्र जारी रखेंगे। वहाँ खड़े होके बातें मत कीजिएगा। देयर विल बी धार जिले से है, वहाँ पे बीटी कॉटन का क्या असर रहा है, क्या अनुभव रहा है, वो थोड़ा शेयर करें 5-6 मिनट में।
मानसाराम भाई जी है, धार जिले से आए हैं। मनसाराम पिता बालाजी जाट, निवासी कोठरा, तहसील धर्मपुरी, जिला धार, मध्य प्रदेश। मैं किसान हूं, खेती करता हूं और बड़े गर्व की बात है कि दुनिया में किसान ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सारी ईमानदारी से खेती होती है। कहीं भी बेईमानी का धंधा किसानी में नहीं है। पीढ़ियों से खेती जीविका का साधन है और खेती इसीलिए करते हम कि हमारा परिवार जीविका के साधन से चले। मैं बीटी काटन के बारे में ये कहूं कि हम बुनियादी कपास बोते थे और बीटी काटन के बारे में जैसे प्रचार प्रसार हुआ कि आप कपास लगा रहे हैं, पुराना कपास जो लगाते हैं उसमें दवाइयां ज्यादा खर्च होती है और उससे किसान आत्महत्या कर रहा है, ऐसा ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार की लोगों के द्वारा चर्चा होती है। और मुझे भी कहीं न कहीं जैसे टीवी से या विज्ञापनों के माध्यम से या फिर ये बड़े बड़े कलाकारों के माध्यम से बीटी के बारे में, क्योंकि सब किसान हैं, हम सब लोग एक दूसरे की बात पर विश्वास करते हैं। बीटी पर भी मेरे क्षेत्र में भी मैं जहां से आया हूं, मंचासीन लोगों में एशिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह है नर्मदा कछार। एशिया महाद्वीप में सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि है जिस पर हर प्रकार की फसल बोई जाती है। मेरे यहाँ कहावत है कि अगर मनुष्य को काट दो तो मनुष्य को भी धमोड़ो फूटी जाए, ऐसी धरती है मेरे यहाँ। सब प्रकार की फसल बोई जाती है। भारत में अलग अलग प्रकार की, जैसे कहीं गेहूं बोया जाता है, मेरे यहाँ सारी फसल होती है। पपीता होता है, गन्ना होता है, केला होता है और भिन्न कपास का लिए तो सफेद सोना माना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे सफेद सोना है नर्मदा कछार, जहां 5-6 से काटन की शुरुआत हुई। 6 में काटन बीटी काटन की पोजीशन ये हुई कि शुरुआती दौर में तो नई बहुसरी के परिवार में काटन ने प्रवेश किया, बीटी काटन ने, तो लोगों में थोड़ी थोड़ी लगा कि यार चलो दवाई कम लग रही है। फिर स्थिति ये हुई कि दूसरे ही वर्ष इतना सूखा कि 40 से 50% मेरे यहाँ पूरे क्षेत्र में कपास सूखा। और सूखने के बाद भी जो मजदूरों के साथ परेशानी खुद के गांव में, मैं किसी भी ये नहीं कि किसी के यहाँ बुलाए से दिल्ली आया हूँ, मैं स्वयं आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि मेरे यहाँ जो लोग मजदूर निंदाई करते थे और जिन्होंने नींदने के बाद, जिनको महिलाएं मजदूर जनरल में मजदूरी करने वालों के हाथ खराब हो गए थे, चेहरे खराब हो गए थे, और उसके माध्यम से हमने एसडीएम को, मध्य प्रदेश सरकार के सारे अधिकारियों को भी, कृषि विभाग को भी और दूसरे ही संस्थाओं के लोगों को भी बताया कि इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था बीटी के माध्यम से, बीटी के पहले मेरे यहाँ ऐसा कहीं नहीं हुआ था। महिलाओं की भी हालत थी कि वो घर छोड़कर बाहर ही नहीं निकली, क्योंकि चेहरा ऐसा था कि वो अपने आदमी को भी चेहरा बताने की स्थिति में नहीं थी। एक सामाजिक संस्थाओं ने कुक्सी धार जिले की एक बड़ी मंडी है, कृषि उपज मंडी में जन सुनवाई थी और सामाजिक संस्था के लोगों के बीच भी मैंने अपनी बात रखी थी कि मेरे यहाँ इस प्रकार से बीटी बोने के बाद काटन में ये पोजीशन हुई। और लोगों को भी, मेरे बीच में डॉक्टर हैं, कुछ लोग सामाजिक संस्था के लोग हैं, उन्होंने 2-3 गांवों का अलग अलग सर्वे भी किया और उसके बाद बीटी की पोजीशन आज 2009 में, जहां आज तुम्हारे सामने राजधानी में खड़ा हूं, मध्य प्रदेश कृषि मंडी के भी बायोडाटा ले, मेरे पास तो कोई अपना डाटा है, पर मैं अपने डाटे से बोल सकता हूं कि 40 से 50% केवल उत्पादन हुआ है बीटी के माध्यम से। और बीटी का बाजार भरा है, जैसे हर बाजार चाइना का होता है, भारत में चाइना का सामान मिल रहा है, ऐसा बीटी का ही बाजार भरा हुआ। क्योंकि लाओ कहां से? मेरा तो सारा जो ओरिजिनल कपास था, जो पहला हम खानदानी बोता था, वो तो अब धीरे धीरे 4-5 साल में उसका मार्केट ही नष्ट हो गया।
तो बीटी के वजह से आज की पोजीशन ये है मंचासीन परमेश्वर भाइयों की, आज पोजीशन ये है कि बीटी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी कंपनी आई कि मुझे विश्वास किस पर करूं, माइकों पर करूं, फलाने पे करूं। एक तो मुझे शिक्षा की कमी है, ओरिजिनल बात है, मेरे पास जो विज्ञापन ज्यादा करता है, अभी कोई दूसरा कोई बताता है विज्ञापन पर ज्यादा हम लोग विश्वास, और सब गार्डर की मानसिकता वाले लोग हैं। आजादी के 62 साल बाद भी आप जैसे चाहो वैसा किसान की स्थिति थोड़ी, किसान तो बहुत कमजोर हो गया। आप देखें तो सबसे ज्यादा अगर कहीं कमजोर हुआ है दुनिया में तो किसान हुआ है, और उसी के बारे में देखते हैं आज कहीं न कहीं, चाहे विदर्भ में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसान आत्महत्या इसलिए कर रहा है कि वो स्वाभिमानी है नहीं, तो कम कर्ज हो गया, बैंकें उसको कहीं न कहीं उसके मकान पर चढ़कर चद्दर निकालती है, स्वाभिमानी आदमी है, टीवी खींचती है, इसलिए उसको बड़ा मतलब अपने आप को ग्लानि पैदा होती है कि यार मैं क्या करूंगा, इसके कारण आत्महत्या हो रही। आत्महत्या का कारण भी ये सब फसलें हैं। फसलें मैं बताऊं 1995 की फसल क्या, मैंने 5 एकड़ में गोभी बोई थी। गोभी मैंने सोचा स्थानीय मार्केट में कम भाव आ रहे तो मेरे को लगा कि चलो मैं बॉम्बे चला गया। मैं बॉम्बे की कहानी बताऊं 1995 मैं बॉम्बे जब गोभी लेके गया तो वहां मार्केट में ये स्थिति थी कि नगर निगम ने कहा अगर तुम यहाँ खाली भी करोगे तो तुमको टैक्स लगेगा। मैंने बंबई के बाहर आकर उस गोपी को बाहर खाली की, और उसका किराया आज तक भी उस ट्रांसपोर्ट वाले को महाराज देवानी नहीं। 5 एकड़ की गोपी का यह हाल थी, क्योंकि हमारा तो एक माहौल चले वातावरण पर निर्भर करती है। और मेरा क्या, खेती का तरीका अलग अलग है। निश्चित बात विश्वास करे, खेती कई जगह 1 फुट की हुई रही, मतलब खेती में क्या, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 20 से 30 फीट तक जमीन है, उर्वरक जमीन है, पर 5 किलोमीटर पर और हल्की जमीन है। मतलब खेती के तरीकों अलग अलग थे, और हम निश्चित खेती करते हैं। खेती पर चिंतन होना चाहिए, मगर खेती पर हम जिन लोगों पर आधारित होकर कर रहे हैं, जैसे कोई कंपनी हमारे यहाँ आकर कर रही है, तो हम ये चाहें कि आजादी का 62 साल बाद मकम हरा हिसाब से तो खड़ा रहना दो, मेरे पर चिंतन होना चाहिए। ऐसी कोई मतलब ये बात नहीं कर रहा हूँ, पर आज हमारे यहाँ हमारे बाप दादा पुरानी प्रजातियां रख गए हैं, पुरानी बुनियादी चीजें रख गए हैं, उसको हम नष्ट क्यों करें। सवाल इस बात का है कि चिंतन होना चाहिए, जिसकी कमी हो उसको चिंतन होनी चाहिए। आज बैंगन पर कोई या बीटी काटन पर चिंतन की उतनी आवश्यकता नहीं, उत्पादन हो रहा है। आज देखेंगे तो भारत सरकार भी कहेगी कि काटन की पोजीशन इस वर्ष सबसे कम हुई, क्या कारण है उसमें, सबसे कम हुई है। तो मैं चाहूंगी, मेरा खुद का अनुभव है कि बीटी काटन की आज पोजीशन में कोई भी मुझे या मेरे क्षेत्र में देखे तो स्थिति फील्ड पर आकर भी देख सकता है कि काटन के कारण लोगों की क्या स्थिति हुई है। और मैं चाहूंगा कि मेरा चिंतन होना चाहिए। तो एक मिनट मैं चाहूंगा कि आजादी के 62 साल मेरी फसलों पर चिंतन हो रहा है, मेरे कानून पर भी चिंतन होना चाहिए। मैं आज 62 साल बाद ये कह सकता हूं कि किसान भारत में आज भी गुलाम है। मैं तुम्हारा गुलाम हूं, घर जाता हूं तो जोरू का गुलाम हूं, क्योंकि भू राजस्व के सारे कानून 1894 के लागू है, वो समाप्त होना चाहिए। पंच परमेश्वर देवताओं, मेरे बारे में इसका भी चिंतन होना चाहिए कि मुझे मुक्त किया जाए, आजाद किया जाए। और इसकी आज बीटी न तो बैगन की जरूरत है, भट्टा कितना किलो इंडिया में खाए, हमारा गांव वाला को आहार छे। जब काटन पर ये पोजीशन हो रही है तो जब लोग खाएगा तो का बाद भी दुष्परिणाम हो गए, कहीं न कहीं तो बीमारियां आएगी। क्योंकि ये जो चीज आ रही, जैसे अभी कुछ गाजर घास पर पंचायत कहते थे, स्टार्टिंग में गाजर घास पर कहीं अध्ययन नहीं हुआ था, ये तो गाजर घास पर मेरे यहाँ अध्ययन हुआ। मना बात हकीकत बाड़ो तो तुम्हारा एनर्जी हुई। मैंने कहा मेरे यहाँ गाजर घास को मकद कपास में निकालना पड़ेगा। हमारे यहाँ लोग ना उनका बाड़ी तो कहीं का डोड़ा ना उनको असर हुई हो, कहीं न कहीं खुजली हुई। जब भारत सरकार मानी कि गाजर घास से दुष्परिणाम हो रहा है, यहाँ गाजर घास कहाँ दिखेगी। आज तो गाजर घास में सरकारी जगह या फालतू जगह पर देखो गलत घास ही मिलेगी आपको, गाजर घास। अब जाकर भारत सरकार कह रही कि वास्तव में गाजर घास तो दुष्परिणाम है। तो जब लुटाया बाद में हम कहेंगे कि वास्तव में हम लुटेगो, तो अभी हम लुटाया नहीं। अभी हमारे यहाँ बेटी बाप के घर है,
बेगन तो ये बाहर अमेरिका के लोग ने ये प्रवेश करा रहे हैं। इस भारत को सिखाओ, इस भारत को सिखाओ, हरियाली महोत्सव मनाओ। ये लोग हरियाली महोत्सव मनाएगा नहीं, कहीं नहीं। और आज भी चिंतन कौन कर रहा है? आप सरी के लोग चिंतन कर रहे हैं, बाकी के लोग तो जो तुम दे देगा वो जुआवांगा। अगर तुमने कह दो कि जहरीज खाओ तो अंत में तो जहरीज खाना पड़ेगा। तो जिंदाबाद। मैं ये आपसे निवेदन करूंगा, मेरे बारे में फैसला आप पंच परमेश्वर करें। अभी समय ऐसा नहीं है कि न तो बीटी बेगन की जरूरत है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी चीजें आ रही है जरा आप जन सुनवाई के माध्यम से करें। कई कपास को पहले कई जन सुनवाई हुई नहीं, तो आप लोग करें तो अच्छा रहेगा। जय हिंद, जिंदाबाद। मेरा गांव कोठड़ा है। मैं हाँ कोठड़ा, KOTHRA कोठड़ा। हाँ डिस्ट्रिक्ट धार है, DHAR धार, मध्य प्रदेश MP। अच्छा, तालुका कौन सा है? तालुका धर्मपुरी है, DHAR का बस धर्मपुरी। मैं नर्मदा कछार से आया हूँ। एशिया में सर्वश्रेष्ठ जगह है सर कृषि के मामले में, क्योंकि मैं राजीव गांधी ने जब कृषि मेले का आयोजन किया था तो मैं यहाँ राजीव गांधी जी के उसमें 79 में यहाँ कृषि मेले में आया था और मैंने कृषि विभाग के लोगों से अपनी जमीन के बारे में जानकारी ली थी। क्योंकि धार का दूसरा महत्व बताता हूँ। हाँ हाँ